नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए होते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। आज हम ऐसे ही खास विषय पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी हमारे बीच उपस्थित है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर सोनी, आपका हार्दिक स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, पर्यावरण के इस विषय पर हम काफ़ी गंभीर विषय इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप पर्यावरणविद हैं और वृक्ष मित्र के नाम से आप जाने जाते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पर्यावरण क्या है और हमारी जीवन शैली से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण हमारा वो परिवेश है जिस परिवेश में हम स्वच्छ तरीके से जी सकते हैं। पर्यावरण से हमारा आज से नहीं, जन्मों से नाता है। अगर हम अपने पूर्वजों की कहानी को देखें, मानव उत्पत्ति से देखें जी, तब से लेकर के मनुष्य जंगलों में रहा, पेड़ पौधों से रहा, अपना भरण पोषण जो है कि कंदमूल फल खा के करता रहा। तो तब से लेकर के हमारा जो संबंध रहा है वो पर्यावरण से रहा है और वो वातावरण को बनाने में हमारे पूर्वजों ने पूरा सहयोग किया है, जिसमें आज हम स्वच्छ आबोहवा में जी रहे हैं। तो वो हमारी नहीं बल्कि हमारी पूर्वजों की देन है। उन्होंने इस पर्यावरण को सजो के रखा है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यावरण में जहर घोला जा रहा है, पर्यावरणीय प्रदूषण फैला जा रहा है, वो आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पर्यावरण हमारा एक अभिन्न अंग है जी, हमारे जीवन शैली का एक अंग के रूप में कार्य करता है, क्योंकि कई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी इस पर्यावरण से होती है और आज से नहीं, पहले से होती आई है। उसको सजो कर रखना, उसको बना के रखना हमारा दायित्व है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज उतने पढ़े लिखे नहीं थे जी, लेकिन पर्यावरण का दोहन नहीं किया। उन्होंने पर्यावरण का संरक्षण करके रखा, पर्यावरण का संवर्धन करके रखा और एक स्वच्छ आबोहवा हम लोगों के जीने के लिए रखा हुआ है, जिसका उपभोग हम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनने इतना सुंदर पर्यावरणीय संतुलन बना के रखा जी, अब वो जिम्मेदारी हमारी है कि क्या हम ऐसे ही वातावरण बना के अपने बच्चों को रखेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखेंगे। तो इस ओर सोचने की ज़रूरत है। इस ओर हर घर से हर परिवार के सदस्य को आगे आने की ज़रूरत है, तभी जाके हमारा चारों ओर के आवरण स्वच्छ सुंदर रहेगा। उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। बहुत सुंदर बात आपने की डॉक्टर सोनी। पर्यावरण देश और दुनिया में इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं, काफ़ी गंभीर ये विषय है और हमेशा से चर्चाएं होती आई हैं और आज भी हो रही हैं। लेकिन चिंता तो बनी की बनी है। इसमें कोई सुधार आपको दिखता है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सोनी? देखिए, पर्यावरण आज वो एक ऐसा विषय है जी, जो मैंने कहा कि हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आना चाहिए इसका। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया ही चिंतित है पर्यावरण बचाने के लिए, लेकिन वो परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहे जी। बरसात आते ही लोग तमाम पौधारोपण करते हैं, वृक्षारोपण कर लेते हैं, टारगेट रख देते हैं और लग भी जाते हैं पौधे। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है वो पौधे धरातल पे दिखते नहीं हैं। बिल्कुल। आखिर क्या कारण है कि अगर भारत का अगर मैं बात करूं तो जब से देश अगर आज़ाद हुआ है तब से अगर वो पौधे जो हमने रोपे हुए हैं अगर वो जीवित होते तो निश्चित तरीके से आज भारत हमारा एक हरित राष्ट्र के रूप में होता। लेकिन वो दिखे नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने लक्ष्य को महत्व दिया, टारगेट माना हमने उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया, हमने उनको भावनाओं से नहीं जोड़ा, हमने उनके संरक्षण के उपाय नहीं सोचे। जब तक हम इन पेड़ पौधों को अपने दिली लगाव से नहीं लगाएंगे जी, अपने भावनाओं से नहीं लगाएंगे, बिल्कुल, अपने यादगार चीजों के रूप में, स्मृति के रूप में धरातल पर नहीं लगाएंगे, तब तक जिस तरीके से पौधारोपण होते आया है होता ही रहेगा। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हम एक भावनात्मक तरीके से पौधों का रोपण करें ताकि मेरा उससे दिली लगाव हो सके और मैं उसका या हम उसके संरक्षण कर सकेंगे। जी,
आप वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे ये कार्यक्रम जीवन शैली आज पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन पर आधारित है, तो आपने अपनी जीवन शैली में इस पर्यावरण को किस प्रकार से स्थान दिया और क्या प्रेरणा थी आपके अंदर, कहाँ से आप प्रेरित हुए कि आपने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना है और वृक्ष मित्र के नाम से आप जाने जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? पर्यावरण, जैसा कि मैंने कहा, एक हमारा अभिन्न अंग है और मैं मूलतः चमोली जनपद का ग्राम सभा पूर्णा देवाल का रहने वाला हूँ। ग्रामीण क्षेत्र का, हाँ, पूरे गांव का, जिसको गवाणी बोलते हैं जी, ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और परिवार बड़ा था, माता पिता रोजगार पर नहीं थे, उस समय रोजगार भी नहीं था, तो गाय भैंस बकरियाँ हम लोग पाला करते थे। जब गाय भैंस बकरियाँ पाला करते थे तो हमारी माता जी, पिताजी तो अपने दिनचर्या के कामों में चले जाते थे, लेकिन माँ जो मवेशी हम लोगों ने पाले हुए थे उनके चारा के लिए जंगलों में जाया करते थे और वो जंगलों से दिन भर भटकते रहती थी और तब जाके घास लाया करती थी, उन अपने मवेशियों को खिलाया करते थे। तो वहीं से मेरे दिल में एक ऐसा पीड़ा जगी कि यार मेरी माँ सुबह उठ के जंगलों में भटक रही है घास घास के, क्यों ना हम एक ऐसा जंगल को बनाएं जिससे मेरी माँ ही नहीं, गांव की बहु बेटियां भी जंगलों में ना भटके। इसके लिए मैंने प्रयास किया कि हर लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए, और वहीं से जो माँ जंगलों में भटका करते थे वो प्रेरणा वहाँ से जगी कि यार वास्तव में हमको इस धरातल पे काम करना चाहिए जी। क्योंकि जो हमारा जीवन है ये जीवन प्रकृति की देन है। माता पिता हमारे माध्यम हैं, माता पिता के माध्यम से हम इस धरा में आए हैं, लेकिन जन्म देने वाला वो प्रकृति है। अगर प्रकृति जन्म देने वाला नहीं होते तो आज भारत के जितने भी जनमानस हैं बड़े बड़े देवस्थलों में जाकर के वहाँ पर आराधनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पुत्र और पुत्र रत्न के लिए जो है कि प्रार्थना किया करते हैं जी। तो वो जो सीधे हमारे भावना दिल से निकल रही है वो सीधा संबंध प्रकृति से है और प्रकृति ने ये जीवन दिया। जो हमारे संरक्षण करने वाले हैं हमारे माता पिता, वो कहते हैं हमसे कि हमारे बुढ़ापा के सहारे हैं हमारे बच्चे जी, जब बुढ़ापा होंगे तो वो हमारे साथ देंगे। लेकिन जिस प्रकृति ने हमको इस धरा में भेजा हुआ है, इस जीवन को दिया हुआ है, उस प्रकृति की कितनी हम पर उम्मीदें होंगी? क्या हम उस प्रकृति के उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं? क्या हम उस प्रकृति को कुछ दे रहे हैं? जबकि ये प्रकृति कुछ नहीं मांगती है। ये प्रकृति सिर्फ ये मांग रही है कि जो प्राकृतिक संसाधन मैंने इस प्रकृति में दिए हुए हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का सजो करके मेरे लिए भी नहीं बल्कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें, ताकि जिस तरीके से पर्यावरणीय असंतुलन के कारण तमाम चीजें, बीमारियां या तमाम चीजें कह सकता उत्पन्न हो रही हैं, उन चीजों को उत्पन्न ना हो और उसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर न पड़े। इसके लिए प्रकृति हमेशा सचेत करते रहती है। तो हमें उस प्रकृति के पुत्र रत्न मान करके इसकी सेवा करनी चाहिए जी। बहुत सुंदर डॉक्टर सोनी आपने बताया, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आप बहुत महनीय काम आप कर रहे हैं। पौधा उपहार के रूप में भेंट करना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप इस काम को करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है और प्रेरणा कहाँ से ये आपके अंदर आती है? हम गांव के लोग हैं जी, और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन का काम करते ही हैं। हमारे भी काफ़ी गाय भैंस बकरी रहते थे तो चारे की ज़रूरत होती थी जी। पिताजी पौधे लाया करते थे, बहुत सुंदर, जंगलों में लगा, वो अपने जो हमारे मांग कहते थे खेत खलियान के वहाँ लगाने के लिए। और मैं हो गया, माताजी हो गई, पिताजी हो गए, हम लोग पेड़ लगाने चले जाते थे। और माँ मुझे पौधा लगाने के लिए, पिता जब वहाँ पर गड्ढा बनवाते थे जी, तो माँ मुझे पौधा देती थी, ले बेटा तू ये पौधा अपने पिताजी को दे क्या। मैं उस पौधे को लेकर के माँ के हाथ से लाता था और अपने पिताजी के हाथ पर रख देता था और पिताजी उस पौधे को लगा देते थे। गरीबी थी, सोच भी नहीं थी, बचपन था, तब इस ओर हम सोचा नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा
जी। और शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा विभाग में मुझे सेवा करने का मौका मिला जी। तो मुझे एक बहुत बड़ा एक ऐसा युवा मिला जो परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल। तो जो मुझे मेरी माँ पौधा देती थी, मैं पिताजी के हाथ पे देता था, वही मैंने जब मैं नौकरी पे लगा तो उसको मैंने पौध लेन देन की उस प्रक्रिया को मैंने पौध उपहार में देना शुरू कर दिया। तो उसके जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे माँ बाप रहे हैं। अगर शायद वो मुझे पौधा ले जाने के लिए नहीं ले जाते और मेरी माँ मेरे हाथ में पौधा नहीं देती, मैं उस पौधे को पिताजी के हाथ में नहीं देता, तो शायद ये पौधा उपहार में देने वाली जो परंपराएं आज समाज के बीच में देखी जा रही, ये नहीं आते। तो उन लोगों ने उनके वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली है और आज आप देखते हैं कि सभी लोग पौधे उपहार में दे रहे हैं। मेरा इसके पीछे का मानना ये है कि अगर पौधे हम उपहार में देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा। अमूमन देखा होगा लोगों का, आपने फूलों का बुग्गा ले जाते हैं, बड़े महंगे महंगे ले जाते हैं। इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो स्कूली बच्चों को, छात्र छात्राओं की किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित करते हैं पौध भेंट करने के लिए? हाँ, तो मैं जो स्कूली बच्चे हैं जी, जैसे उनके जन्मदिन आ गए हैं या स्कूल में कोई ऐसा कार्यक्रम आ जाता है, बहुत सुंदर, तो ऐसे पर्वों पर मैं उनको एक एक पौधा उपहार में भेंट करता हूँ। बशर्ते है मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे से लेता हूँ उन पौधों को, अपने प्रयासों से उसको उपलब्ध कराता हूँ और हमेशा दूरस्थ क्षेत्र में रहा हूँ। मेरी 25 साल की सेवा शिक्षा विभाग में रहूँगी, मैं प्रवक्ता भूगोल के पद पर हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में रहा और मुझे अच्छा भी लगता है गांव के लोगों के बीच में जाना, गांव के लोगों को जागरूक प्रेरित कर। और आज जो भी परंपराएं बची हैं ना, वो परंपराएं गांव के लोगों ने बचाए हैं। जंगल भी बचे हैं तो गांव के लोगों ने बचा के रखे हैं। बहुत सही बात। और जो जिन पीढ़ी को मैं जागरूक प्रेरित कर रहा हूं, वो भी वही समाज में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कल की जिम्मेदारी उन बच्चों के ही कंधे पर आने हैं जिन बच्चों का आज हम दिशा निर्देशन कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरा हर घर घर के जाके कोई भी कार्य होता है, चाहे सामाजिक कार्य हो या पारिवारिक कार्य हो, मेरा झोला लेकर के और एक पौधा लेकर के उनके घरों में चले जाते हैं। लोग कहते थे देखो भाई, वो देखो भैया हरा पेड़ आ गया है और जो है कि अपने झोले में लेकर के एक पौधा लाया है। झोला मैं इसलिए लाता हूं क्योंकि जो पुरानी परंपराएं रही है हमारी, और पॉलिथीन नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल। कारण क्या था? झोले हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे पॉलीथीन के कारण आज वो झोले खत्म हो चुके हैं, तो वो एक विरासत रह गई है हमारी। वो लोग देखने में नहीं मिलते झोले हमारे, वो कंधे वाले झोले। लेकिन हमने देखा कि अब पॉलीथीन और इसका यूज़ कम हो गया है और लोग झोलों की तरफ और अपने बैग जो है उसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। वो पेपर बैग का यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पर कपड़े के बैगों का यूज़ कर रहे हैं, उसे अपने साथ कर रहे हैं और लोगों को भी देते हैं। तो डॉक्टर सोनी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मानवीय गतिविधियों के कारण जो है वो पर्यावरण संरक्षित नहीं हो पाता है, पर्यावरण दूषित काफ़ी होता है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, मानवीय गतिविधियां किस तरह से पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है? और क्योंकि आज का हमारा विषय भी है कि जब पर्यावरण संरक्षित होगा तो हमारा जीवन निश्चित रूप से स्वस्थ होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है नदी नालों में लोग जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, केमिकल का स्राव हो जाता है जिससे पर्यावरण पर दूषित असर देखने को मिलता है। देखिए, मानव एक ऐसी प्राणी है बिल्कुल जिसने पूरा पर्यावरणीय असंतुलन बिगाड़ के रखा हुआ है जी। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, दो प्रकार की आपदाएं हैं। एक को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, दूसरा मानव जनित आपदाएं हैं जी। तो जो मानव जनित आपदाएं हैं, उन मानव जनित आपदाएं हमने अपने स्वार्थ के कारण उनको जन्म दिया हुआ है, जिसकी खामियाजा हम भुगत रहे हैं। क्योंकि जंगल में आग लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मानव जनित आपदा है। बिल्कुल। उस जंगलों में आग लगने के कारण आप देखते हैं ना जाने कितने जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, पशु पक्षी खत्म हो जाते हैं, कई छोटे छोटे पेड़ पौधे खत्म हो रहा हैं। तो उसका नुकसान मानव कर रहा है और जंगल पूरे धधक रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से कुछ समय से जंगलों में आगजनी घटनाएं हमको देखने को मिल रहे हैं,
वक्त रहते हुए अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया जी, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि पहाड़ों में जो हमारे जल स्रोत हैं वो सूख जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से जंगलों में आग लग रहे हैं और आग लगने के कारण भूमिगत गर्मी आ रही है, ताप बढ़ रहा है, और उस ताप बढ़ने के कारण सीधा हमारे जल स्रोतों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है जी। तो हमको ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को जन्म नहीं देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो जीव जंतु पशु पक्षी हमारे जंगलों में विचरित करते हैं कि ऐसे आगजनी घटनाओं के कारण हम उनकी कहानी किताबों में पढ़ते रहेंगे, हम उनकी कहानियाँ टीवी चैनलों पर देखते रहेंगे, क्योंकि वो विलुप्त हो जाएंगे। अगर हमने उनको बचाया नहीं तो वो एक अस्मरणीय पल होगा जो हमारे आने वाले पीढ़ी बच्चे कहीं दूर देखने के लिए जाएंगे। जी, बहुत सही आपने कहा। डॉक्टर सोनी, आपने एक मुहिम शुरू की है और एक परंपरा अब ये बन चुकी है और आप दूल्हा दुल्हन को शगुन के रूप में पौध भेंट करते हैं, तो इसके क्या लाभ आप देखते हैं? और जब आपने ये काम शुरू किया शादियों में दूल्हा दुल्हन को शगुन के रूप में, बहुत अच्छी बात है कि एक पर्यावरण का संदेश भी रहता है और पौधा भी उनको दिया जाता है, तो इसके क्या लाभ आप देखते हैं और कैसा इसका रिस्पॉन्स रहा है समाज में? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में जी, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसका प्रारंभ एक शुभ चीज़ से होना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसी के लिए मैं प्रयास भी करता हूँ। अमूमन शादियाँ आपने देखा होगा, जब शादी होती है तो लोग क्या करते हैं कि केले का पौधा ले जाते हैं और उसमें फेरे लगाते हैं, फेरे करवाते हैं, और वो केला का पौधा जीवित नहीं होता है, काट के ले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना है हम किसी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और उस जीवन की शुरुआत उस पेड़ या उस पौधे का कर रहे हैं जो मृत आत्मा के रूप में हमने खड़ा किया हुआ है। इसके एवज में मेरा कहना यह है कि हमारी परंपराएं हैं, ठीक है, हमें अपनी परंपरा भी निभानी है, लेकिन मरे केले के पौधे के बजाय आप एक जिंदा केले का पौधा रखें जी, शादी की रस्मों को निभाइए, उसके साथ पूरे परिवार जो है कि उस पौधे को जो है अपने गांव में लगा दीजिए। क्योंकि केले का पौधा एक ऐसा पौधा है जो एक व्यावसायिक पौधा भी है। बिल्कुल। अगर गांव में जितनी शादी हो रहे हैं, अगर हम एक एक उन गांव के लोग एक एक केला का पौधा लगता है, तो मुझे लगता है कि एक वो समय आएगा कि हमारा गांव एक केला पट्टी के रूप में विकसित होगा। जी, इसी आवाज में मैंने जो है कि पौधा जो है कि शगुन में देना शुरू किया कि जिस तरीके से हरियाली दुनिया में आए, जिस तरीके से खुशियां इस समाज में आए, उस पौधे की जैसी हरियाली और खुशियां उस दुल्हा दुल्हन के जीवन में आए, इसलिए मैं उन दोनों को जो है कि शगुन में पौधा देता हूं और उनसे अनुरोध भी करता हूं कि जो पौधा मैंने आपको शगुन में दिया है, ये पौधा आप कहीं जाकर के लगाएंगे तो ये पौधा इस दिन के महत्व भी बताएगा। बिल्कुल। उस दिन मेरी शादी हुई थी जी, जी। और जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो वो बच्चे को आप बता सकते हैं कि देखो इस दिन जो है कि मुझे ये पौधा शगुन में मिला था और ये पौधा शगुन में मिलने के कारण मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है और ये पौधा है और हमारी शादी के जो है कि बराबर जो है कि वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसा अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमारे दिली भावनाओं से जुड़ेगा और पौधे संरक्षण करने के एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि हम ऐसे चीजें लाएं जो पर्यावरण संतुलन भी बने, जिसका संरक्षण भी हो सके और जिसकी प्रेरणा हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके और वो उसका अनुकरण करके वो भी उसको सीढ़ी दर आगे बढ़ाते रहेगा, तो पर्यावरण संतुलन की तो बात ही नहीं बनेगी ना। एक हमारे व्यवहार में आना चाहिए पौधोपार में बैठ करने की बात है। जी, जी। और ये बहुत ही अच्छी आपने मुहिम चलाई है और जिस तरह से यादगार के रूप में और स्मृति के रूप में वो चीज़ याद भी रहेगी और पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा वो उस पर वृक्ष आएंगे, फल लगेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में खुशहाली रहेगी, हम स्वस्थ जीवन जिएंगे। डॉक्टर साहब, जल जंगल ज़मीन की हम बात करते हैं, जंगलों में आगजनी की घटना जैसे कि आपने जिक्र भी किया, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि आप पहाड़ से आते हैं और पहाड़ों में ऐसी घटनाएं होती हैं, पहाड़ जल उठते हैं और बहुत ज़्यादा वन संपदा का उसमें नुकसान होता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या हमें करना चाहिए और किस तरह से हमें वनाग्नि की जो घटनाएँ हैं, जंगल जिस प्रकार से हमारे आगजनी की इसमें घटनाएं हो रही है, रोकथाम के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या उपाय इसके लिए हैं?
ग्रामीण और पर्वतीय अंचलों के रहने के नाते मैंने देखा हुआ है जी कि हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे जंगल करते हैं जी। लेकिन उन जंगलों से हमको दो चीज़ें मिलती हैं, एक जलाने के लिए लकड़ी और दूसरा हमारा पशुओं के लिए चारा। बिल्कुल। इसके सिवा कुछ नहीं मिलता है, जिस कारण से लोग जंगलों में आग लगा देते हैं। तो मैंने इस ओर प्रयास किया और कई सुझाव भी दिए। मेरा मानना है जंगल हम तभी बचा सकते हैं या जंगलों में आगजनी घटनाओं को हम तब रोक सकते हैं जी जब इन जंगलों को हम आर्थिकी, आमदनी और रोजगार के स्रोत बना देंगे। बहुत सुंदर। जब ये आमदनी, आर्थिकी, रोजगार के स्रोत बन जाएंगे तो जो लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं वो जंगलों का संरक्षण करने लगेंगे जी। क्योंकि आज तक जो है कि ये जंगल कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए जितने भी हमारे, चाहे भारत देश की बात करें, हम उत्तराखंड के जंगलों की बात करें, हमारे जितने भी जंगल हैं उन जंगलों को हमको एक फलपट्टी के रूप में विकसित करना पड़ेगा। जब हमारे ये जंगल एक फलपट्टी के रूप में विकसित हो जाएंगे तो निश्चित तरीके से ये जंगल हमारे आर्थिकी, आमदनी, रोजगार के स्रोत बन जाएंगे। मैं बाजार जा रहा हूं, चलो भाई जंगल से निकल रहा हूं तो एक झोले में अपने जो है कि 2-3 किलो आंवला ले गए या अन्य जो फल हैं वो आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जंगलों को आगजनी घटना से रोक सकते हैं जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखते हैं कि लोग कहते हैं भाई जंगली जानवर घरों के अंदर आ रहे हैं जी। बंदर बहुत जाते हो गए हैं जो नुकसान कर रहे हैं, फल नहीं होने दे रहे हैं, कई चीजें हमारे घरों में नुकसान कर दे। कारण क्या है, वो भी प्राणी है, उसको भी जीना है, उसे भी जीने का अधिकार है। क्या उसको खाने के लिए नहीं चाहिए? हमने उसके लिए जंगलों में क्या रखा खाने के लिए? अगर हम इन जंगलों को फलपट्टी के रूप में विकसित कर देते हैं तो जो जंगली जानवर हैं, फलाहारी जानवर जो हैं, वो फलाहारी जानवर घरों की ओर नहीं आएंगे क्योंकि उनको भरपूर मात्रा में जंगलों में फल फ्रूट खाने को मिलेंगे। जब उन जंगली जानवरों को फल फ्रूट मिल जाएगा तो वो जंगल में ही रुकेंगे और बाघ जिसको जो आज अमूमन देख रहे हैं कि मानव जनित घटनाएं हो रही हैं, कई इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है, जो मांसाहारी बाघ कई बच्चों को भी उठा के ले जा रहे हैं, ये घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल। जब जंगली जानवर जंगलों में रहेंगे और जंगलों में जब वो रहेंगे तो बाघ उन जंगली जानवरों का भक्षण करेगा, तो वो शहरों की ओर क्यों आएगा, गांव की क्यों और क्यों आएगा? वो तो वहीं रुकेगा ना। तो इसलिए हमको जंगलों को एक फलपट्टी के रूप में विकसित करना ही पड़ेगा और उसको आर्थिकी, आमदनी, रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। और साथ ही जो है कि फलाहारी जानवरों को घरों की ओर या गांव की ओर अगर रोकना है तो उनको रोकने के लिए हमको जंगल में ही उनको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाके वो वहां पर रुक पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी कि पहाड़ों में हो रहे वाहन दुर्घटनाओं को रोकने में वन जो है वो सहायक हो सकते हैं, इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम में इस प्रश्न को भी शामिल कर रहे हैं। तो किस तरह से वन जो है वो वाहन दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार हो सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम हैं पर्वतीय जिलों के रहने वाले, पर्वतीय गांवों के रहने वाले। गांव दूर दरार बसे रहते हैं, कोई चोटी में है, कोई घाटी में है जी। और जब सड़कें बनी हुई हैं तो निश्चित तरीके से पहाड़ों काट के बने हुए हैं, चट्टानों काट के बने हैं। और जब चट्टानों काट के बने हैं तो कहीं ना कहीं मैसेंजरी चीज़ें हैं, दुर्घटना भी घट सकते हैं। तो मैंने इस ओर प्रयास किया था, सुझाव भी दिए थे कि अगर जो हमारे सड़कें बनी हुई है जी, पहाड़ों की ओर, गांव की ओर, खाई, उस सड़कों के खाई की ओर सघन पौधारोपण किया जाए जी। उसमें बांस के पौधे लगाए जाए, इमारती बड़े बड़े पौधे लगाए जाए, झाड़ी नुमा पौधा लगाए जाए। क्योंकि अमूमन ये सुनने को आता है कि जब वाहन दुर्घटना होती है तो वो गाड़ी कम से कम जो कि 600 मीटर 1000 मीटर नीचे चला जाती, जो आदमी उसमें बैठा रहता उसका तो बुर्जा बन जाता, पता ही नहीं चलता भाई इतनी नीचे गाड़ी चली गई है जी। अगर खाई साइड, हम सड़कों के नीचे खाई साइड पौधे लगा देते हैं तो जो गाड़ी 400-500 मीटर नीचे गिर रही है वो हमारे 10 मीटर पर रुक जाएगी, वो हमारे 5 मीटर पर रुक जाएगी। तो जो जनधन की हानि है उस जनधन की हानि पे रोक लगेगी। इसलिए हमें इस ओर सघन कार्य करना चाहिए। मेरा तो यह भी मानना है, जैसे वन विभाग है, वन पंचायतें हैं जी,
ग्राम पंचायतें हैं, लोक निर्माण विभाग हैं, इन तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। या जो सड़कों का ठेका ले लेते हैं, एजेंसियां हैं, सड़कें बनाते हैं, उनको भी उनको पहले ही ये नीति निर्माताओं को निर्धारित कर देना चाहिए कि आपको इस सड़क के खाई साइड 5 साल तक जो है कि तमाम पौधे लगा के दिखाने चाहिए, आपका तब जाकर के यहाँ पर इतना पैसा तब विड्रॉल किया जाएगा। तो जब इस तरीके की प्रक्रियाएं बन जाएंगी, ऐसे रूल रेगुलेशन बन जाएंगे, तो पौधे भी जीवित रहेंगे। और जो खाई साइड भाई पहाड़ हैं, ये भी मैंने पहले कहा है कि दुर्घटना भी होंगे, क्योंकि पहाड़ों काट करके सड़कें बनाई है, तो उससे हमको निजात भी तो मिलना चाहिए, उसके बचाव भी तो हमको ही वो करने। तो प्रकृति ने सब चीजें हमको दिए हैं, क्या हम उसको धरातल पे क्यों नहीं ला रहे हैं जी? क्या उससे हम अपने बचाव का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी के चिल्लाने से क्या होगा? हर जन को, हर ग्राम सभाओं को इसकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि मुझे अपने जितना भी क्षेत्र मेरे ग्राम सभा के अंतर्गत आ रहा है, वहां पर जो है कि मुझे सघन खाई साइड पौधे लगाने हैं। वन विभाग को पूरा ले लेना चाहिए, लोक निर्माण विभाग को पूरा ठेका ले लेना चाहिए। अब आप देखें ना, मैं आज कह देता हूं कि अगर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, निश्चित रूप से वाहन दुर्घटनाएं में कमी आएगी, वाहन दुर्घटनाएं नहीं होगी और यहां जन धन के हानि भी नहीं होगी। पहाड़ों का मानव सुखी तरीके से अपना जीवन निर्वाहन करेगा। बहुत सुंदर सुझाव आपका। सूखते मूल जल स्रोतों का हम इन्हें नष्ट होने से किस प्रकार से बचा सकते हैं? क्योंकि जंगल का, जल का, वायु का, इन सभी का जो है, इन सभी चीज़ों से पर्यावरण का निर्माण होता है और जीवन के लिए, जीवन शक्ति के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए चीज़ें बहुत अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो मूलभूत जो जल स्रोत हैं हमारे, या हमारे जो मूल जल स्रोत हैं, उन्हें सूखने से किस तरह से बचाया जा सकता है, इस दिशा में आप क्या कहेंगे और क्या आपके प्रयास है? पानी एक ऐसा पदार्थ है जी जो जीवन को बनाए हुए है, बिल्कुल, और हमको उसको बचा भी रखना है। अमूमन क्या होता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, मूल जल स्रोत वही हैं। भाई हिमालय भी ऊपर बसा हुआ है, तो ग्लेशियर हैं, तो कहीं ना कहीं पिघल करके नदियों के रूप में, नालों के रूप में नीचे कहीं ना कहीं पानी दे रहे हैं। वो जो हमारे मूल जल स्रोत है, आज बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो सूखने के कगार पे हैं जी। मैंने इस ओर प्रयास किया था और सुझाव भी दिए हैं। मेरा मानना है कि जो हमारे मूल जल स्रोत है, हम क्या करते हैं कि पानी की ज़रूरत है, गांव में भी ले जाना ही है, लोगों को भी देना ही है। जहां से पानी निकल रहा है वहां पर हम चैम्बर बना देते हैं। जब हम चैम्बर बना रहे हैं, उस चैम्बर बनाते समय हम उस मूल जल स्रोत के साथ छेड़खानी कर दे रहे हैं जी। जब उस मूल जल स्रोत के साथ छेड़खानी हो रही है, तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे वो पानी क्या हो रहा, रिसना शुरू हो जा रहा। ना वो पानी जहां पहुंचाना था वहां पहुंच पा रहा, ना वो पानी गदेरे में जा पा रहा है, वो पानी विलुप्त हो जा रहा। तो मेरा मानना यह था कि जो हमारे मूल जल स्रोत है, उस मूल जल स्रोतों के कम से कम जो है कि 20 मीटर आगे जो गूल होते हैं, कूल बोलते हैं, जैसा हम घर में जो है कि सिंचाई के काम करते हैं, रोपाई का काम का गूल बना के पानी ले जाते हैं, ऐसे मूल जल स्रोत से कम 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर करीबन गूल से पानी ले जाए जी। और उस पानी ले जा करके उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, और वहां से डिग्गी ले जाएं और डिग्गी बना करके तब जिस गांव में पानी ले जाना है वहां ले जाएं। लेकिन यह भी ना हो कि जहां गांव ले जाना है बिल्कुल बंद करके ले जाएं। एक एक, दो या आधा किलोमीटर पे हमको क्या करना पड़ेगा, वो पानी के छोटे छोटे पानी रिसने वाले छोड़ना पड़ेगा, वहां पर छोटे छोटे तालाब बनाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि पानी रिसता रहेगा, पानी तालाब में बना रहेगा। हमारे जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, मवेशी वाले हैं, और हमारे जो है कि घसेरी गांव के लोग हैं, घर में हमारे माताएं बहनें जंगलों में घास कर, तो वो पीने के लिए पानी मिलेगा। तो वहां पर भी ये चीजें करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जो हमारा मूल जल स्रोत है, उस मूल जल स्रोत के 500 वर्ग मीटर पर सघन पौधारोपण करना पड़ेगा। निश्चित रूप से वृक्षारोपण के माध्यम से हम बिल्कुल जो जल स्रोत हमारे सोख रहे हैं इन्हें बचा सकते हैं, बचाएंगे। जब पूरा पानी भर देंगे हम उसमें, वो पौधारोपण कर देंगे, तो नमी बनी रहेगी। तो नमी बनने के कारण डॉक्टर सोनी, आपने बहुत ही सुंदर सुझाव हमारे साथ में यहाँ पर इस चर्चा में शामिल किए। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मैं एक पौधा उपहार भेंट करना हूं। नए साल में आप सभी को पौधा है, और आप भी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप निश्चित तरीके से पौधा उपहार में दें, क्योंकि ये पौधा एक प्रकृति का श्रृंगार रहेगा।
और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से निवेदन अनुरोध, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आप जो चाहे आपका कोई पारिवारिक कार्य हो या कोई आपके जो कि नववर्ष हो या आपका जो है कि शादी हो, विवाह हो, नामकरण हो, अन्नप्राशन हो या चूड़ाकर्म हो, ऐसे यादगार पलों पर जो है कि एक एक पौधा उपहार में भेंट करें। ये सीख हमको लेने, जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी प्रथम नियुक्ति होती है, आपका नौकरी लगती है, तो ऐसे यादगार पलों पर एक एक पौधा उपहार दें तो निश्चित तरीके से हमारा पर्यावरण संतुलन बने रहेगा। डॉक्टर सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें हमने पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन पर चर्चा की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।